नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड है इंडक्टिव इफेक्ट से, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आईआईटी जैम या एमएससी एंट्रेंसेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, या कुछ आईआईटी जो है अपना एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं, उस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन बीएससी लेवल पे थ्योरी एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। डाइपोल मोमेंट ऑर्डर से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइंस के बारे में। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट ऑर्डर से। तो यहाँ इन 3 क्वेश्चंस में हमने डाइपोल मोमेंट ऑर्डर लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन मॉलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कब होता है? जब पोलैरिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। और पोलैरिटी कब होगी? जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो अब देखो इस केस में जो ये इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, तो इसलिए ये तो हो गया नॉन पोलर। अब सेकंड में देखो, ये कार्बन जो है नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो 2.5 होती है कार्बन की, नाइट्रोजन की होती है 3, तो 3 - 2.5 यानी कि 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड में, यानी कि उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, उस मॉलिक्यूल का। अब देखो ऑक्सीजन की हमें पता है 3.5 होती है और फ्लोरीन की होती है 4। तो इस केस में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 और इस केस में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस मॉलिक्यूल में है, फॉलोड बाय दिस एंड लीस्ट इन दिस इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मैं इसे नंबरिंग दूं, मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल, ये फोर्थ मॉलिक्यूल, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट होगा 4 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, देन 3 का, देन 2 का, देन सबसे कम जो है वो 1 का होगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस केस में जो है कार्बन के साथ हेटेरोएटम जो है क्लोरीन है अटैच। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, यानी कि ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना है। अब इस केस में देखते हैं, देखो क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें ये होगी, इस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब ये जो 2 डाइपोल मोमेंट हैं इनका रिजल्टेंट जो है ये होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? हमारे पास फॉर्मूला है कि जो रिजल्टेंट है वो होता है x², यानी कि एक डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर, देन सेकंड का 2xy cos थीटा स्क्वायर रूट। ये होता है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो इस केस में ये जो रिजल्टेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो है नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो है अपोज कर रहे हैं। इस केस में देखो डायरेक्शन इसमें ये होगी, इसमें ये होगी। इस केस में हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका निकालेंगे, ये आएगा, इसका रिजल्टेंट ये। तो दोनों जो रिजल्टेंट हैं वो रेनफोर्स कर रहे हैं, तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, हमें नहीं पता कितना होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इसमें डायरेक्शन होगी ये और ये अपोज करेगा, सो बेसिकली ये। अब देखो इस केस में तो रिजल्टेंट बनेगा ये, लेकिन इन दोनों केसेस में एक डायरेक्शन ये है, दूसरी ये है, बट ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, अपोज वाली। ठीक है, अब रिजल्ट क्योंकि कुछ रेनफोर्स कर रहा है और कुछ अपोज कर रहा है, तो नेट जो है ये होगी अपोज होगी। तो इस केस में देखो ऑब्वियसली अपोज कर रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें देखो एक बॉन्ड जो है रेनफोर्स कर रही है और दूसरी अपोज कर रही है। इसे काउंट भी करो तो 2 जो है रेनफोर्स, इसके साथ 3 रेनफोर्स कर रही है, एक अपोज कर रही है। इसमें 2 रेनफोर्स कर रही थी, एक रिजल्टेंट, और 2 जो है अपोज कर रही थी, तो 2 - 2 0 हो गया था। इस केस में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली होगा।
और इसमें से दोनों ही रेनफोर्स कर रहे हैं, दोनों रिजल्टेंट, तो सबसे ज्यादा होगा इसका। मान लिया ये है सेकंड, ये है फर्स्ट, ये है थर्ड, तो सबसे ज्यादा होगा सेकंड का, फॉलोड बाय 3 फॉलोड बाय 1, 1 का तो 0 ही है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल का, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला। अब थर्ड में देखो, थर्ड में भी ऐसे ही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको देखनी है, ये हो गया, ये डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा बेसिकली, ठीक है। इस केस में ये रिजल्टेंट होगा, ये दो डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट निकालेंगे ऐसे। अब ये तो देखो क्लियरली अपोज कर रहे हैं रिजल्टेंट, तो इसका म्यू होगा 0, इसका तो हमें पता चल गया। इस केस में देखो, अब एंगल देखो, जैसे कि कोस थीटा है, तो थीटा एंगल देखना है हमें दो वेक्टर के बीच में, इसमें जो है 60 डिग्री का एंगल है, इसमें देखो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, ठीक है। और अब देखो, क्योंकि x और y की वैल्यू तो सेम रहेगी, दो वेक्टर तो सेम रहेंगे, सिर्फ थीटा वेरी करेगा, यानी कि एंगल उनके बीच में वेरी करेगा, इसमें है 60, इसमें है 120 डिग्री। हमें पता है जब हम cos 0 से cos 90 तक जाते हैं तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से जो है 0 तक हम जाते हैं, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। फिर जब हम cos 90 से cos 180 की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में वैल्यूज जाती है -1 तक, cos 180 जो है -1 होता है। तो बेसिकली जब हम cos 60 निकालेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में वैल्यू है, क्योंकि अभी तक 0 तक नहीं पहुंचे, cos 90 पे 0 होता है, तो यहाँ जो है ये पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, ये एडअप होगा, रिजल्टेंट हमारे पास आएगा। तो cos 120 होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू होगी, ये जो टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसमें से माइनस हो जाएगी वाली टर्म, तो रिजल्टेंट जो है इस केस में कम होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का, अब ये अगर 1 2 3 है तो सबसे ज्यादा 1 का, क्योंकि इसका जो थीटा जो है 60 डिग्री, कोस थीटा जो है पॉजिटिव आएगा, कोस 120 डिग्री नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव होगा, तो फॉलोड बाय 2, और 3 का तो सबसे कम है, क्योंकि 3 में जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये थे 3 क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। अब हमें पता है कि किसी भी एसिड की अगर आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो उसका आप कॉन्जुगेट बेस बना लो, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी एसिड की। तो देखो, एक में है फॉर्मिक एसिड, एक में है एसिटिक एसिड। तो अगर मैं फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं और एक एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, इसमें मिथाइल अटैच है। अब मिथाइल का, जैसे कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसे देगा, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हमें तो क्या सोचना है कि स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है इसकी कॉन्जुगेट बेस की। और स्टेबल कैसे होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तभी इसे स्टेबल करेगा वो। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, हाइड्रोजन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है इसे कॉन्जुगेट बेस को। तो जितना ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा वीकर एसिड होगा, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर इसे 1 और 2 बोले तो 1 जो है 2 से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है, क्योंकि CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को। इस केस में देखो एसिटिक एसिड है और क्लोरो एसिटिक एसिड है। इस केस में अगर हम बनाए तो ये होगा CH3 और क्लोरो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये होगा। अब इस केस में देखो एसिटिक एसिड में यहां तो प्लस आई इफेक्ट है मिथाइल का, लेकिन यहां क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ये जो है क्लोरो एसिटिक एसिड वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अगर ये 1 और ये 2 है तो ऑब्वियसली 2 जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा 1 से। ऐसे ही हम ये एग्जांपल देखते हैं, एक केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ मिथाइल अटैच है, एक में इथाइल, एक में सेकेंडरी ग्रुप अटैच है और एक में टर्शियरी मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब देखो इस केस में ये मान लिया 1 2 3 एंड 4। अब मैंने आपको बताया था कि जो टर्शियरी मिथाइल ग्रुप है इसका जो प्लस साइड इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी का।
रीजन क्या है इसका, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो अभी बनाऊंगा। तो सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसे देगा, तो कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज इस केस में होगा, ठीक है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें, क्योंकि सबसे कम जो प्लस इफेक्ट है वो मिथाइल का होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 4, यानी कि 4 जो है सबसे वीक एसिड होगा और 1 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये प्लस इफेक्ट के ऑर्डर पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखो इनमें जो है नाइट्रो एसिटिक एसिड है, एक में साइनो ग्रुप अटैच है, एक में फ्लोरीन, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन, ठीक है, बाकी मोइटी सेम है, CH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास। तो इन गैस में जब आप बनाओगे कंजुगेट बेस तो उनकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नाइट्रो ग्रुप, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन और ब्रोमो और आयोडो, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंजुगेट बेस की। तो जो ऑर्डर होता है इनका वो क्या होता है, नाइट्रो का सबसे ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, फॉलोड बाय साइनो, फॉलोड बाय फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो सबसे ज्यादा जिसका होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। अगर ये दूं मैं नंबरिंग इन्हें 1 2 3 4 और 5 एंड 6, तो ऑर्डर क्या होगा इनका, ऑर्डर होगा 1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 5, फॉलोड बाय 6, सबसे ज्यादा 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। मतलब माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमने बताया जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है उसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बताने हैं हमने एल्काइंस के केस में। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एसिटिलीन दे रखा है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। अब सेम करना है हमें, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करना है, तो आप प्रोटॉन को रिमूव कर दो, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। तो इस केस में मैं बनाता हूं, ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस, इस केस में ये कॉन्जुगेट बेस और इस केस में ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे प्लस आई इफेक्ट से वो ऑब्वियसली डिस्टेबलाइज करेंगे इसे। इस केस में देखो H है ठीक है, हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है इथाइल का, फॉलोड बाय मिथाइल, फॉलोड बाय दिस H, हाइड्रोजन बेसिकली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये करेगा, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं, अगर ये 3 नंबरिंग दे दी, इसे 2 दे दी, इसे 1, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये करेगा, ये वीकर एसिड होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 1, फॉलोड बाय 2, फॉलोड बाय 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम देखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ठीक है। अब हमें पता है बेस, जैसे अमीन्स का हम केस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्शियरी अमीन है। इन केसेस में जो है ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, कौन सा वीकर होगा। तो अब देखो नाइट्रोजन, इन जितने भी अमीन्स है ये सब में नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और बेसिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे इसका, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये चारों जो है बेसिक है। तो जो जितना रेडिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है प्रोटॉन को, वो उतना स्ट्रॉन्गर जो है बेस होगा, ठीक है। तो देखो अमोनिया के केस में तीनों हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमीन के केस में एक आर क्या है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है। और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन की बात मैं एक्वस सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, यानी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स वेदर इट कैन बी अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आर क्या है, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप जो है प्लस का इफेक्ट शो करते हैं। तो ये देखो जब आर एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है तो ऑब्वियसली ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है रेडिली अवेलेबल होंगे इन कंपैरिजन टू अमोनिया, क्योंकि ये जो है आर ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा इसे। इसमें 2 आर ग्रुप हैं सेकेंडरी अमीन में, तो यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और टर्शियरी में जो है 3 आर ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी। तो ये तो कंफर्म है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये जो तीनों हैं बेसिस, ये इससे तो स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं, यानी कि 4th नंबर इसका आएगा, लास्ट नंबर सबसे कम जो है, सबसे वीकर जो बेस है वो अमोनिया होगा, ठीक है। अब इन तीनों को कंपेयर करना है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री में,
तो इसका ऑर्डर होना चाहिए 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, फिर एक सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप देंगे और प्राइमरी में 1 अल्काइल ग्रुप देगा। तो ये प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमने बता दिया। लेकिन एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर होता है बेसिसिटी ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन होता है सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी फॉलोड बाय टर्शियरी, यानी सेकेंडरी अमीन जो है स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, देन प्राइमरी अमीन होते हैं और सबसे कम जो है टर्शियरी अमीन होते हैं। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे हम बता सकते हैं? अब देखो, हमने एक चीज और कंसीडर करनी है, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा बेस से, उसकी स्टेबिलिटी पे भी इनका बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे? जैसे ये प्राइमरी अमीन का केस ले लिया, एक R ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और इस आयन की फॉर्मेशन करेगा। अब इसकी ये जो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बना है एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के प्रेजेंस में, इसकी स्टेबिलिटी मैटर करते हैं। और जब एक्वस सॉल्यूशन में मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये जो बना हमारे पास आयन, ये देखो, ये जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है वाटर के साथ, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब सेकेंडरी अमीन के केस में ये बनेगा तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। टर्शियरी अमीन के केस में ये बनेगा जो कि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑब्वियसली जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में देखो, प्राइमरी जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, प्राइमरी का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए इस हिसाब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से, वो होना चाहिए प्राइमरी अमीन, यानी कि इसका ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये ऑर्डर होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ये ऑर्डर होना चाहिए। ये है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के बेस पे। तो ये जो 2 फैक्टर है, इनका नेट कॉम्बिनेशन ही एक्चुअल ऑर्डर हमें देता है, जो कि सेकेंडरी अमीन के केस में बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसलिए सेकेंडरी अमीन जो है सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फॉलोड बाय प्राइमरी फॉलोड बाय टर्शियरी। ठीक है, ये था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 10th क्वेश्चन में क्या कि अब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगी कि वो रेडिली प्रोटॉन को दे सकता है या नहीं। तो अगर नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये है ट्रिस ट्राइफ्लोरोमिथाइल अमीन। ठीक है, इस केस में देखो ये वर्चुअली नॉन बेसिक होता है। नॉन बेसिक क्यों होता है? क्योंकि ये जो है -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन से ले लेता है, तो उसकी वजह से ये रीडली अवेलेबल नहीं होते फॉर प्रोटोनेशन, तो इसलिए जो है ये वर्चुअली नॉन बेसिक है। फर्दर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये स्टेबिलिटी गवर्न करता है। जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, उन केस में हम स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट को भी एक फैक्टर कंसीडर करते हैं, इंक्लूडिंग रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस को भी करते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट भी एक अपना रोल है इसका जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये एक्चुअल में क्या है, एप्लीकेशंस है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, तो ये सब जो है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगाओ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं ऐसे ही मोर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।